गायत्री परिवार जीवन जीने की कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। हम सभी जानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुए हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युग ऋषि पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है। इसी के अंतर्गत गायत्री परिवार डॉक्टर्स ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य था हमारे परिजनों को मेडिकल सुविधाएं प्राप्त कराना, किसी भी तरह की शंका, डाउट, कंफ्यूजन, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, किसी तरीके का एक्सपर्ट ओपिनियन, रेफरल, इन्हीं सब की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गायत्री परिवार डॉक्टर्स ग्रुप का निर्माण किया गया। The group contains doctors from various specialties and super specialties all across the country who are contributing their precious time and knowledge for human welfare and well-being. इसी के श्रृंखला में आज का महत्वपूर्ण विषय है कोविड वैक्सीन। हम सभी जानते हैं कि पिछला पूरा वर्ष 2020 हमारा बहुत ही डर, भय और एंजाइटी में गुजरा, क्योंकि ना हमें इस डिजीज के बारे में पता था, कोरोना के बारे में पता था, ना ही हमें ये पता था कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके इलाज क्या होंगे, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमारे साइंटिस्ट इस पर बहुत दिनों से काम करते रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने पिछले दिनों, एग्जैक्टली बोलूं तो 16 जनवरी को शुभारंभ किया वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, जिसके अंतर्गत वैक्सीन की शुरुआत की गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी शंकाएं, कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है, जिनके सॉल्यूशंस के लिए आज हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुंजन उपाध्याय एंड डॉक्टर बालाजी तुपेकर हमारे साथ हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। वैक्सीन क्यों जरूरी है, कब मिलेगी, किसे पहले मिलेगी, किसे बाद में मिलेगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस है, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग विमेन ले सकते हैं, जिन लोगों को कोरोना पहले हो चुका है क्या उन्हें भी लेनी चाहिए या नहीं, क्या हर साल लेनी पड़ेगी, क्या कितने वक्त तक ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगी। ऐसे कई तरीके के सवाल हमारे मन में हैं जो हमें भयभीत करते हैं, हमें डराते हैं कि हमें ये वैक्सीन को एक शंका की नजर से हम देखते हैं। तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब आज हमें इस सेशन में मिलने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करें। इससे पहले हम अपने परमात्मा का, परम पूज्य परमात्मा का स्मरण करेंगे, ताकि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आइए हम गायत्री मंत्र का जाप करें साथ में मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आज स्वागत करती हूँ अपने विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन उपाध्याय एंड डॉक्टर बालाजी तुपेकर का। सबसे पहले मैं डॉक्टर गुंजन उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज का लेक्चर डिलीवर करें। डॉक्टर गुंजन उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर एंड इंचार्ज ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन पल्मोनरी मेडिसिन एट GMERS मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, गुजरात में काम करते हैं। He has 9 years of experience in the field of pulmonary medicine. He did his MBBS from Sri MP Shah Medical College and did his MD from Sri PDU Medical College, Rajkot. He did his observership in bronchoscopy at Tata Memorial Center at Mumbai. And after returning from Mumbai, he has been working in Vadodara, and then he has been working in Gandhinagar, where he has been dedicatedly working in the government hospital since last 8 years. आज डॉक्टर गुंजन उपाध्याय हमारे साथ बातचीत करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। ये क्यों जरूरी है, कब मिलेगी, और इससे जुड़े कई सवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज डिलीवर योर लेक्चर। थैंक यू मैम। जय गुरुदेव। हम आज का हमारा सेशन शुरू करेंगे।
तो जैसा हम जानते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन का अभियान शुरू हो चुका है और 16 तारीख से पहला राउंड भी शुरू हो गया। काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीन लिए, काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं भी लिए और बहुत से लोगों के मन में काफ़ी सारी दुविधाएं हैं, सवाल है कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी भी नहीं लोगों को नहीं मिल रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारी कारण है कि ये वैक्सीन हमें लेनी क्यों ज़रूरी है और वैक्सीन क्या ये सेफ है, अगर हमें मिलेगी तो ये वैक्सीन कब मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो ये हम देखेंगे कि ये वैक्सीन लेनी क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन से मुख्य तौर पे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो किसी भी वैक्सीन की ज़रूरत क्यों होती है? कोई भी वैक्सीन जब इसीलिए हम बनाते हैं ताकि जो बीमारी है वो कम की जा सके या फिर बीमारी से बचा जा सके। तो अभी जो वैक्सीन हमारे देश में लॉन्च हुई है, जो 2 वैक्सीन अभी इस प्रोग्राम में पहले चरण में अभी मिलनी शुरू हुई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो हमें सीरियस कोरोना बीमारी से रक्षण देती है। तो we will not be having a seriously ill disease or we will not get seriously ill if we get this COVID-19 illness। पर हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये वैक्सीन हमें वायरस को अपने शरीर में प्रवेशने से नहीं रोकती। तो हमें अभी भी जो बेसिक प्रिकॉशंस है, जैसे कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग से मेंटेन करना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है और अपने हैंड हाइजीन सैनिटाइजर यूज करना, साफ सफाई रखना है, वो सारी चीज़ों का अभी भी ध्यान रखना जरूरी है। पर अगर हम ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इससे जो हेल्थ बर्डन है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और पूरे देश के लिए, ये एक हेल्थ बर्डन बहुत अच्छे से कम होता है। कोई भी नहीं चाहता कि हम बहुत बीमार हुए। अगर हल्की सी बीमारी है जो हम कभी नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, या फिर एक छोटी जरा सी सर्दी या साधारण सा फ्लू जैसा बुखार आके हमें चला जाता है, तो ये कोई खराब सौदा नहीं है। तो इसलिए ये वैक्सीन का लेना बहुत जरूरी है ताकि हम बीमार ना पड़े। तो कोई भी बीमारी होती है तो क्या होता है कि इंसान को बहुत दुख होता है। एक इंसान खुद बीमार होता है तो वो खुद अकेला इस दुख का भागी नहीं होता, उसके साथ में उनके परिवार, पूरा समाज और पूरा देश, अभी हमें देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बीमारी की वजह से काफी पीड़ा में है और सब लोग इसके वजह से काफी सारे इसके रिपरकशंस फील कर रहे हैं। काफी सारी मृत्यु हुई और बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो। तो द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल को, एक सोसाइटी, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो पूरी समाज को जो बेयर करनी पड़ी कि लॉकडाउन हुआ, बिजनेसेस बंद हो गए, काफी सारी चीजों के हमने इकोनॉमी को झटके लगे, जो देश की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी है, सब सारी चीजों पे इसकी असर हुई। जो हेल्थ केयर बर्डन है वो काफी सारा इसकी वजह से अफेक्ट हो गया। वर्ल्ड का हेल्थ केयर बजट है, देश का हेल्थ केयर बजट है, वो पूरा हिल गया। तो ये सारी चीजें एक बीमारी ने पूरी तरह से एकदम बिगाड़ के रख दी। तो अगर सोचिए, एक वैक्सीन सिर्फ एक बात नहीं है, काफी सारी चीजें हैं, बट ये वैक्सीन लेने से अगर इस सारी चीजों में काफी हद तक अगर हम फायदा पहुंचा सकते हैं तो फिर ये वैक्सीन क्यों ना ली जाए। दूसरा है कि जो ये महामारी है, पेंडेमिक है, उसको बंद करना है।
तो हम बहुत समय से काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं और उनमें से हमने लॉकडाउन किया, हमने कर्फ्यूज़ लगाए, नाइट कर्फ्यू अभी भी काफ़ी शहरों में चल रहा है। बहुत से पब्लिक मेजर्स लिए ताकि हमने लोगों को एजुकेट किया, कहीं-कहीं पे पनिशमेंट भी बहुत से इम्प्लीमेंट किए कि लोगों को कहा गया कि ये नहीं करना है, नहीं नहीं माने तो उनको सजाएँ भी मिली गई, मतलब मॉनेटरी सजा दिया गया। तो वैक्सीन अगर हम इंट्रोड्यूस किया जाए और एक तौर से देखा जाए तो सब लोग वेट कर रहे थे कब वैक्सीन आएगी। एक काउंटडाउन सा शुरू हो गया था कि जब वैक्सीन मिलेगी तो एक अच्छा सा नॉर्मल सा वातावरण आ जाएगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाएंगे। तो आज वो मौका हमें मिल रहा है, वैक्सीन हमारे पास आ गई है और हम ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो पाएगा तो एक जो इम्यूनिटी का लेवल है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल पूरे जो देश के और पूरे वर्ल्ड के जो आम आदमी है, जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर एक जो वायरस है उनके अगेंस्ट में एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से अब वो वायरस उनमें इतनी बीमारी उतने हद तक नहीं कर पाता जितने वो पहले करता था। पर ये तभी हो सकता है जब हम मानेंगे ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग या तो बीमार हो जाए ऑलरेडी एक बार, या तो उनमें उतने हद तक एंटीबॉडीज या उनकी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग हो जाए कि अब वो वायरस इतना स्ट्रांग नहीं है, वायरस इतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इंसान इतना स्ट्रांग है कि अब वो जो पूरे एनवायरनमेंट में वायरस होने के बावजूद भी इंसान उससे इजीली उनके साथ में रह सकता है। तो वैक्सीनेशन का अर्थ ही ये है कि अगर वो लार्ज अमाउंट में सबको दी जा रही है, अगर हम दे दे तो ये जो महामारी है, जो पेंडेमिक है, वो बंद हो जाएगा और छोटे-छोटे कहीं-कहीं पे केसेस फिर भी चालू रहेंगे, पर वो इतनी बड़ी हद पे और इतने बड़े लेवल पे किसी को परेशान नहीं करेंगे। और हम इजीली जो हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस अभी आ रहे हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हम कहीं किसी के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, कोई किसी मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम भुलाकर बैक टू नॉर्मल हमारी जो पहले की लाइफ थी, वो लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे। तो बीइंग ऑन अ पॉजिटिव साइड हम अगर ये भी सोचे और कुछ मिथ्स को सारे भुला के, सारी अफवाहों को भुलाकर हम बस ये सोचे कि हमें अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में लौटना है और इस सोच के साथ अगर हम वैक्सीन को अपना ले तो भी बहुत अच्छा है। अब देखा जाए तो हमारा यहाँ भारत देश में वैक्सीनेशन का किस तरह का प्लान है। तो फर्स्ट फेज में जो कोविड के फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जिन्होंने ये कोविड पैंडेमिक में पहले सबसे आगे आके काम किया है, जैसे कि डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स में सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स और सारे के सारे कोविड सेंटर्स में काम किया है, और सारे कोविड सहायक जैसे कि हमारे पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं और म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं और तमाम वो लोग जैसे कि इवन क्लरिकल लोग हैं, जो लोग कोविड पेशेंट्स के सामने आते थे, ड्राइवर्स हैं और हर एक वो इंसान जो कोविड पेंडेमिक के दरमियान ये पूरे पेंडेमिक को कम करने में उन्होंने भूमिका निभाई हो, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो वो पहले चरण में उनको वैक्सीन दी जाएगी और ये चरण बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। बाद में दूसरे चरण में जो 50 साल से बड़े लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। हमने देखा कि जो लास्ट अभी 2020 का साल गया तो 50 साल से बड़े जो उम्र वाले लोग थे उनको ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ साथ में बीमारियां होती थी, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, किडनी की बीमारी है। तो वो लोगों को ज्यादा सीरियस बीमारी होती थी। आमतौर पर कोरोना से जो लोग पीड़ित होते थे उनमें से अप्रोक्सीमेटली 80% लोग
नॉर्मली अपने आप अच्छे हो जाते थे, और यंग लोगों में ये रिकवरी रेट काफी अच्छा था। जो 50 इयर्स के अबव थे उनमें तो एडमिशन का रेट ज्यादा था और उनमें भी डेथ रेट भी ज्यादा था। तो हमने सारे डॉक्टर्स और जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने सोचा कि बेटर है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है उनमें 50 इयर्स के अबव के लोग हैं उनको पहले चांस दिया जाए, ताकि जो सफरिंग है लोगों में वो कम की जाए। थर्ड फेज में जो एडल्ट्स है और जो 18 से 50 साल की उम्र के लोग हैं और जिनके शरीर में कोई पहले से गंभीर रोग है, कोई मेजर फेफड़े के, लीवर के, हार्ट के, किडनी के रोग है, उनको ये वैक्सीन लगाई दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि कोई अगर शरीर में कोई बड़ा रोग होता है तो उनमें सीरियस बीमारी होने के चांस रहते हैं। वैक्सीन लेने से वायरस शरीर में नहीं जाता ऐसा नहीं है, बट ये वैक्सीन सीरियस बीमारी को होने से बचाती है। तो जो लोग सीरियस बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन है, यानी जो लोग जिनको सीरियस बीमारी का चांस ज्यादा है, उनको पहले हम बचाए। जो वैसे हेल्दी है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो लोग वैसे भी अगर बीमार वायरस से संक्रमित होंगे तो अपने आप उनको इनसे बचने की शक्ति उनमें नेचुरली है। इसलिए उनको फोर्थ फेज में दिया गया वैक्सीन। जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है 18 से 50 साल के बीच के, उनको फोर्थ फेज में ये वैक्सीन दी जाएगी। सो ये 4 चरण जो है उनको कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा। अगर पहले चरण में लोग घबराएंगे, जो डॉक्टर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वो ही वैक्सीन लेने से परहेज करेंगे, तो सरकार को और सभी पॉलिसी मेकर्स को दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जाने में तकलीफ पड़ेगी। लास्ट में जो है हम ये एक चीज जो हमेशा पूछी जाती है कि बच्चों का क्या होता है, तो अभी देखा गया कि ये वायरस अभी तक बच्चों को इतना परेशान नहीं करता था, इसलिए और दूसरा है कि वैक्सीन का बच्चों के ऊपर इतना ट्रायल भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी बच्चों को वैक्सीन देने का कोई प्लान नहीं है जो 18 साल से कम है। जो अभी की कंपनी है भारत बायोटेक, जिन्होंने कोवैक्सीन अभी जिसको परमिशन दी गई है अभी के समय में, उनका कहना है कि उनका ट्रायल्स बच्चों के ऊपर चालू हो गया है और शायद भविष्य में हम देखें तो बच्चों के ऊपर वैक्सीनेशन का कोई प्लान आए, बट फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अब हमारे काफी सारे सवाल है वैक्सीनेशन से जुड़े, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि किनको वैक्सीन नहीं लेनी है। तो जो प्रेग्नेंट है और जो स्तनपान कराते हैं वो महिलाएं, उनको अभी वैक्सीन नहीं लेनी है। मुख्य कारण इसका यही है कि उनके ऊपर कोई स्टडी और ट्रायल नहीं हुए हैं। एक चीज ये है कि ये नहीं मानना है कि उनके लिए ये वैक्सीन अनसेफ है। जरूर इनके ऊपर ट्रायल होंगे और उनसे पता चलेगा कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है भविष्य में, और आने वाले थोड़े टाइम में इसके ऊपर जैसे हमको डेटा मिलेगा तो ये क्लॉज शायद निकल भी जाएगा। पर फिलहाल तो ये इन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन, जो जब स्वाइन फ्लू आया था तो तब से उसका वैक्सीनेशन की मात्रा काफी बढ़ गई थी। और फिलहाल भी हम एडवाइस करते हैं बीइंग पल्मोनोलॉजिस्ट के वैक्सीनेशन फ्लू के लिए रेगुलरली लेना चाहिए। और वेस्टर्न कंट्रीज में रेगुलरली वो लोग फ्लू शॉट जो कहते हैं उनकी भाषा में, वो सबको देते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन को खास करके फ्लू शॉट देना वहाँ पर एडवाइजेबल है। हम यहाँ पे भी जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन ये कोविड की वैक्सीन है और जो फ्लू की वैक्सीन है, दोनों ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिनके बारे में आगे बात होगी, जो लाइव वैक्सीन नहीं है। तो उनके हिसाब से हम देखा जाए तो आगे जाके हमको डेटा मिलेगा, पर फिलहाल इनको वैक्सीन नहीं देनी है। अब जो लोग को एलर्जीज की बीमारियां होती है, खास एलर्जी दवाइयों से भी होती है। एलर्जी की बीमारी यानी काफी सारी उसमें बीमारियां आती है, जैसे कि अस्थमा है, और एलर्जी चमड़ी की बीमारियां होती है एलर्जी में,
एक्जिमा जैसे कहते हैं। कभी कभार वैक्सीन पहले कोई ली हो और उनसे भी एलर्जी हो पाए, हो सकती हो। तभी हमने आगे हम देखेंगे कि ये वैक्सीन हमको 2 डोज में लेनी है, तो शायद पहली डोज लेने के बाद आपको एलर्जी का रिएक्शन आया हो। तो ऐसी सारी अगर परिस्थितियां हुई हो आपके साथ, तो आपको ये वैक्सीन से बचना है, या फिर आपको ये वैक्सीन डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेनी है। एलर्जी एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक चीज है, यानी ये एक कोई डिफाइंड शब्द नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसलिए सिर्फ एलर्जी एक शब्द आपके साथ में जोड़ दिया हो, तो ये आपके लिए एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यानी कि आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपको एलर्जी है, तो ये आपके लिए ये आपको नहीं मान लेना है कि ये वैक्सीन आपके लिए नहीं है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और पता करें कि 100% आपके लिए ये वैक्सीन नहीं है, या आप इसको ले सकते हैं। जो लोग अपनी इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि कॉमन, तो उसके लिए हम जो शब्द कॉमनली जो यूज दवाइयाँ होती है, स्टेरॉइड्स जो होती है, वो हम उसके लिए भी काफी बेस्ट है, बट स्टेरॉइड्स काफी सारी बीमारियों के लिए बहुत जरूरी दवाइयाँ हैं। तो वैसी दवाइयाँ जो अगर चल रही है, तो उस और काफी सारे लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर होते हैं, तो उसके अंदर भी जो दवाइयाँ होती है वो इम्यूनिटी को काफी तरह डाउन कर देती है। कुछ लोग के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए होते हैं, यानी दूसरे अंग लगाए हुए होते हैं, जैसे कि किडनी किसी की ट्रांसप्लांट की हुई होती है, दूसरी किडनी डाली होती है, लिवर ट्रांसप्लांट किए होते हैं, जो कॉमन एकदम हमारे देश में देखा गया है। वैसे लोगों को भी काफी सारी दवाइयाँ दी गई होती है, जिसकी वजह से जो नए ऑर्गन लगाए हैं वो ऑर्गन बॉडी रिजेक्ट ना कर दे। तो इन लोगों के अंदर जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उनको जानबूझ के डाउन किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीन जो है उनकी असर होना या फिर उनके द्वारा बॉडी में वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी का बनना की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कोई आपको साइड इफेक्ट देगी, बट वैक्सीन की इफेक्ट नहीं होगी। इसलिए जहाँ एक एडवाइस ये दी जाती है कि ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इम्यूनिटी की बीमारी होती है खुद की, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जैसे कि HIV एड्स की बीमारी होती है, या फिर ऐसी इम्यूनिटी कम होने वाली बीमारियां भी होती है काफी अलग तरह की। उनके लिए वैक्सीन लेनी एडवाइजेबल नहीं है, उनके अलग कारण है। जो लोग अभी कोविड-19 बीमारी से पीड़ित है, जिनको अभी बीमारी चालू है, या फिर जिनको अभी किसी कारण से बुखार रिसेंटली आया हो या अभी आ रहा हो, जो अभी पता नहीं है किस वजह से बुखार आ रहा है, तो उनको अभी फिलहाल वैक्सीन लेना पोस्टपोन करना चाहिए। वैसा नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे बाद में, पर उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लेनी है। वो कुछ देर उनको राह देखना है, उनको बाद में वैक्सीन जरूर दी जाएगी, पर फिलहाल वो वैक्सीन ना ले। जो लोगों को कोरोना पहले हो चुका है और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, वो वैक्सीन ले सकते हैं, और उनको ऐसे वैक्सीन लेने में कोई हार्म नहीं है। बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है कि अगर हमारे में एंटीबॉडीज आ गए हैं, हम अच्छे से रिकवर हो गए हैं, तो हम वैक्सीन क्यों ले। तो ये क्वेश्चन बाद में भी आ सकता था, पर मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब तक हमारी इम्यूनिटी रहती है कोरोना हो जाने के बाद। तो हमें ये चांस मिल रहा है कि हम वैक्सीन ले लें, तो बेहतर है कि हम अभी ये चांस को ना घुमाएं, और ये वैक्सीन लेने से जो हमें 100% कंफर्म इम्यूनिटी मिलने वाली है, जो कि हमें देखा है कि वायरस के इन्फेक्शन के होने के बाद में सबको कंफर्म इम्यूनिटी नहीं मिलती थी। किसी में एंटीबॉडी रिस्पांस कम होता था, किसी में एंटीबॉडी रिस्पांस ज्यादा होता था। तो बेहतर है कि हम एक जो स्टडी बेस्ड वैक्सीन द्वारा मिला हुआ इम्यूनिटी रिस्पांस है उसको जनरेट करें, न कि हम जो वायरस से इन्फेक्शन से हुआ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पांस के ऊपर रिलाई करें। और जब भी हमें वैक्सीन मिल रही है, उस समय का, उस मौके का फायदा उठा के वैक्सीन ले ले, क्योंकि और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली।
और आगे देखें तो किसे नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन, जिसको किसी भी तरह का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जैसे कि स्नायुओं में देने वाला इंजेक्शन ही नहीं लेना है, उन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन एक इंजेक्शन के तौर में ही मिलने वाली है। ये कोई पिलाने के बूंद, जैसे 2 बूंद पोलियो के आते थे, अभी भी देते हैं बच्चों को, वैसे ड्रॉप्स नहीं है, इसलिए इसको आपको इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा। ये वेन में भी नहीं जाएगी इंजेक्शन, ये आपको मसल्स में ही देंगे। इसलिए अगर आपको मसल्स में इंजेक्शन ही लेना मना है तो आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते। तो वैसे लोग कौन होते हैं जिनको ऐसी दवाइयाँ चल रही है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, जैसे अगर ब्लीडिंग हो गया, अगर आपने इंजेक्शन दे दिया मसल्स में और अंदर ब्लीडिंग हो गया, वैसी दवाइयाँ जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिए है, वारफेरिन है, हिपेरिन है। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैं एस्पिरिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? तो वो लोग ले सकते हैं, पर एक सुझाव ये है कि आप अगर दवाइयाँ आप इस तरह की ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलके एक बार ये चेक कर ले कि ये मेरी दवाई जो चल रही है उसके साथ में ये वैक्सीन लेना सेफ है या नहीं है। क्योंकि आपकी आजकल जो दवाइयों की लिस्ट है और जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, उसमें से कौन सी दवाई इसके साथ में कॉम्पेटिबल है और कौन सी नहीं है, ये जानना और ये फोरम पे डिस्कस करना शक्य नहीं है। इसी बाबत में हम डिस्कस करें आगे, तो जिनके प्लेटलेट काउंट बहुत कम होते हैं, लो प्लेटलेट काउंट का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, पर जो जिनके प्लेटलेट इतने कम हो कि जिससे कि ब्लीडिंग का रिस्क हो या फिर जिसको ब्लीडिंग की बीमारी हो, जैसे कि हीमोफीलिया, वो लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी है। उनको पहले से बताया गया होता है कि आपको किसी भी तरह का इंजेक्शन नहीं लेना होता है, तो उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं लेनी है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमारे मन में आते हैं और जो हम सबको पूछे जाते हैं, और लोग काफी तरह से ये क्वेश्चन हमें पूछते रहते हैं कि अगर हम ये वैक्सीन लेंगे तो क्या ये वैक्सीन की वजह से हमें कोरोना हो सकता है? तो इसका जवाब ना है, क्योंकि हम इस वैक्सीन में कोई लाइव वायरस नहीं है, यानी कि कोई जिंदा वायरस इसमें नहीं है। एक मरा हुआ वायरस, और देखा जाए तो वो एक वायरस का पार्ट जो है, जो स्पाइक प्रोटीन जो है, जिसके बारे में आगे हमारे साथ में जो डॉक्टर है वो बताएंगे हमें, उससे उसके ऊपर जो टारगेट रहता है हमारा, जिससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, वो यूज किया गया है। तो इसकी वजह से हमें कोरोना होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इस वजह से ये वैक्सीन काफी सेफ है। अभी समाचार में म्यूटेंट वायरस के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तो क्या ये वैक्सीन काम कर रही है अभी भी, क्योंकि वायरस तो बदल रहा है, ऐसा प्रश्न बहुत आ रहा है। तो हाँ, ये वायरस बदल जरूर रहा है, ऐसा हमने सुना है, पर ये बदलाव इतना नहीं है कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। थोड़ा सा बदलाव उनकी जेनेटिक मटेरियल में है, पर ये वैक्सीन अभी भी पूरी तरह से कारगर है, और स्टडी भी साथ साथ में चालू ही है। वैक्सीन के जो साइंटिस्ट है वो भी उसको बहुत ही उनकी जांच भी चालू है, वो उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा म्यूटेशन हुआ और वैक्सीन वायरस में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से वैक्सीन को भी बदलना पड़ा, तो वो साथ साथ में वैक्सीन के अंदर भी ऐसे चेंज करके उस नई वैक्सीन तुरंत ही उस नई वैक्सीन की जो बैच है वो उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन, वो हर साल एक नई बैच आती है, क्योंकि उसके अंदर जो म्यूटेशन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, और हमें हर साल एक नई वैक्सीन को लॉन्च करना पड़ता है। पिछले साल की वैक्सीन इस साल नहीं चलती है, पर कोरोना वायरस जो है वो उतनी मात्रा में म्यूटेट नहीं होता है, मतलब उसकी वायरस की जो रचना है वो इतनी नहीं बदलती जितनी की एक इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस की संरचना बदलती है। तो इसलिए अनुमान ऐसा है कि इतनी भारी मात्रा में उसमें बदलाव नहीं होंगे, और फिलहाल वैक्सीन को इतनी जल्दी बदलना नहीं पड़ेगा। तो जो वैक्सीन अभी हमारे पास है वो म्यूटेंट वायरस में भी काम कर रही है। कितने डोज लेने हैं वैक्सीन के? तो 2 डोज हैं, 28 दिन के अंतर पे लेने हैं, 4 हफ्तों के अंतर पे। अगर मैं 28वें दिन पे लेना भूल गया तो मैं क्या करूं?
अगर आप भूल भी जाते हैं या कहीं किसी कारण से नहीं ले पाते हैं तो आप 4 से 12 हफ्तों के बीच ले सकते हैं। बेहतर है कि 6 वीक्स तक ले ले, पर अगर ना हो पाए तो 12 हफ्तों तक भी ले सकते हैं पहले डोज लेने के बाद। और अगर ऐसा हुआ कि दूसरा डोज लेने के लिए मैं गया और दूसरे डोज पर जब मैं लेने जाता हूं और उन्होंने कहा कि स्टॉक खत्म हो गया, तो क्या होगा? पर ये सुनिश्चित किया गया है कि अब जब आप फर्स्ट डोज लेते हो तो वो आपकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, एड्रेस प्रूफ देखते हैं और आपका सेकंड डोज तभी रिजर्व हो जाता है। तो ये नहीं होगा कि कभी आपके लिए सेकंड डोज अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपको पहला डोज दिया गया है तो दूसरा डोज जरूर मिलेगा। कभी आपके लिए सेकंड डोज नहीं होगा, ऐसी संभावना नहीं होगी। और ये दूसरा चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जो पहला डोज जिस वैक्सीन का आपने लिया है, दूसरा डोज भी वही वैक्सीन का लेना है। अभी ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि हमारे पास में 2-3 वैक्सीन है और हमें पहली वैक्सीन कोई और मिल रही है और दूसरी वैक्सीन कोई और मिल रही है। इसलिए ये प्रश्न अभी आज के तारीख पे तो नहीं होगा कि पहला वैक्सीन किसी और कंपनी का है और दूसरा डोज किसी और वैक्सीन की कंपनी का है। और एक प्रश्न जो आज मैं लूंगा कि अगर मैंने कोई और वैक्सीन ले रखी है तो मैं कोविड वैक्सीन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या फिर मुझे और दूसरी कोई वैक्सीन लेनी है साथ में, तो मैं क्या करूँ? तो अगर मैंने कोई दूसरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ली है या फिर लेना चाहता हूँ, इनएक्टिवेटेड यानी जिसमें वायरस या दूसरे जंतु को मार के वो वैक्सीन बनाई है, जैसे कि मैंने बात किया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन, तो उसको अगर लेना है तो 2 हफ्तों का अंतर रखना पड़ता है। वो दोनों को साथ में ना ली जाए। ये साइंटिफिक डेटा के ऊपर से तय किया गया है और उसके बाद में इन दोनों को इतने गैप के ऊपर ये ले सकते हैं। यदि लाइव वैक्सीन लेनी है जिसमें जो वायरस या अन्य कोई जंतु को लाइव रख के वो बनाई गई है, तो उसे 4 हफ्तों के गैप पे लेना है। यदि अगर उसे लेना ही है अभी, तो उसको इस वैक्सीन के साथ ही लेना पड़े सेम डे, ताकि उसके साथ में जो भी कुछ रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट या कुछ भी मॉनिटर करना हो वो एक साथ मॉनिटर किया जा सके। तो एडल्ट्स में जनरली लाइव वैक्सीन बहुत कम दी जाती है और जनरली पीडियाट्रिक ग्रुप में ये ज़्यादा यूज होती है। तो पर कुछ ऐसी वैक्सीन है जैसे कि येलो फीवर वैक्सीन है जो हमें अफ्रीका जाना हो तो लेनी पड़ती है। फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आती है, HPV वैक्सीन जो लाइव वैक्सीन होती है। तो अभी ये प्रश्न बहुत कम आएंगे ऐसे, पर जो कि कभी-कभी ऐसे प्रश्न सामने आ सकते हैं, तो इसलिए ये हमने रखा आज। कुछ वैक्सीन ऐसी है जो ना ही लाइव है ना ही इनएक्टिवेटेड है, पर वो अन्य प्रोडक्ट से बनाई गई होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है जिसको निमोकोकल वैक्सीन कहते हैं, जो एक कंपोनेंट से बनाई गई है जिसके बारे में आगे बात भी करेंगे। तो उनको लेना इसके साथ में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो इसके साथ में लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन रहा तो हम साथ में एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न अगर रहेंगे तो उसको एड्रेस करना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुंजन उपाध्याय जी। आई थिंक सारे परिजन मुझसे अग्री करेंगे कि हमारे बहुत सारे डाउट, बहुत सारी शंकाएं जो हैं सर के लेक्चर से आज सॉल्व हुई हैं। इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी कि कोरोना तो अब ऐसा हो गया है कि आई थिंक विल हैव टू लिव विद दिस एंड बट वी नीड टू लर्न टू deal with it, how to deal with the situation, how to make this disease a milder one. So वैक्सीन उसके डायरेक्शन में एक प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है। और किस प्रकार की वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल है और क्या क्या तरीके से वैक्सीन बनाई गई हैं, इसके विषय में आज बात करेंगे डॉक्टर बालाजी तुपेकर।
Dr. Balaji Tupekar, MD Pulmonary Medicine है. He also holds a European diploma in adult respiratory medicine. He is assistant professor in pulmonary medicine in Department of Pulmonary Medicine at D.Y. Patil Medical College since last 3 years. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज का लेक्चर लें. Thank you, ma'am, for kind information and introduction. सभी को प्रणाम. तो आज का मेरा टॉपिक है कि जिस सर ने जो अभी डिस्कस किया है कि सब वैक्सीन के बारे में, डिसीज के बारे में क्वेरीज, तो मेरा टाइप ऑफ वैक्सीन, विविध प्रकार की वैक्सीन कोरोना के लिए एंड उनकी सुरक्षितता, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक वायरस है, कोविड वायरस है. कोविड वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनती है, या कोई डिसीज के बारे में, जैसे स्टेफिलोकोकस निमोनिया, हेपेटाइटिस या अदर वायरस, बैक्टीरियल फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो वैक्सीन उसी पार्ट से बनती है. जैसे कोविड वायरस है, कोविड वायरस के वेरियस पार्ट्स रहते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए, जैसे स्पाइक प्रोटीन, सो एनवेलप प्रोटीन. सो ऑल दिस पार्ट से कुछ पार्ट लेके जो विविध प्रकार है वैक्सीन के, उसमें से बने हुए वैक्सीन. तो स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट. तो पहले क्या होता है? वायरस एनालिसिस. सपोज कोविड वायरस, तो उसको उसके कोविड वायरस को स्पाइक प्रोटीन्स रहते हैं, जो मेनली स्पाइक प्रोटीन ये करते हैं, इन्फेक्टिविटी करते हैं. तो पहले हम कौन सी भी वैक्सीन तैयार होती है, तो पहले एनालिसिस करते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट मोर इन्फेक्शियस है और ये डैमेज करता है. तो दिस इज स्पाइक प्रोटीन फॉर कोविड वायरस. तो एनालिसिस हुआ, देन हम क्या करते हैं? वैक्सीन डेवलप करते हैं, उसको ये करके स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर. और उसके बाद प्री ट्रायल्स रहते हैं, जैसे एनिमल ट्रायल्स. पहले एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं कि जैसे रैबिट, माउस, वो जो गिनी पिग, दीज आर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स. तो उस पे पहले हम ट्राई करके देखते हैं कि इसका इफेक्टिवनेस कितना है, इसका सेफ्टी कितना है, टॉलरेंस कितना है. देन ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं. ह्यूमन ट्रायल्स में फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स. सो फेज 1, फेज 2, फेज 3 नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. तो अलग अलग फेज 1 में थोड़े फ्यू सैंपल्स रहते हैं, जैसे 8 या 10 आदमी पीपल्स पे ट्राई करते हैं. फेज 2 में उससे ज्यादा, फेज 3 में थाउजेंड्स में. सो ऐसे ट्रायल्स करते हैं. उस पे हर फेज में सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट्स, ये सब देखा जाता है. देन ये सब ट्रायल होने के बाद अप्रूवल रहता है एफडीए. और इंडिया में जैसे हम इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन चालू है, जैसे कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. उसका अप्रूवल डीजीसीआई, ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया ने दे दिया है फॉर इमरजेंसी यूज. सो हाईएस्ट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है. देन इट्स स्टार्ट फॉर वैक्सीनेशन. तो कोरोना वायरस का ये पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और उसके स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार की वैक्सीन कई तैयार हो रही है और तैयार हुई है, ये पता चलेगा. सो पहले ये ब्लू कलर का सेंट्रल पार्ट कोई वायरस का, जैसे वायरस का मोस्ट ऑफ द वायरस आर आरएनए वायरस. तो ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जीनोमिक आरएनए. देन जो बाकी के जो स्पाइक्स जैसे प्रोटीन दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ये वायरस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंटीजेनिसिटी एंड जो इन्फेक्टिविटी हो रहा है, जो मेन वेपन है ये कोविड वायरस का, जो स्पाइक प्रोटीन है, उसकी वजह से ऑल दिस इफेक्ट्स आर अकरिंग. तो एंड अदर इज एनवेलप प्रोटीन्स आर देयर. So basically this structure of COVID virus
देन कोविड-19 वैक्सीन करते हैं, उस पे फेज 1 ट्राई कर फेज 1 में करते हैं, तो उसमें मॉनिटर सब सेफ्टी मॉनिटर होता है, सब तुम्हारा एफिकेसी ऑफ वैक्सीन मॉनिटर होता है। फेज 2 में उससे ज्यादा फ्यू हंड्रेड्स में पीपल्स लेते हैं, जैसे पहले फेज 1 से ज्यादा लोग लेते हैं, तो उसमें भी सेफ्टी इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन देखा जाता है। सो हाँ, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, फेज 3 में नॉर्मली थाउजेंड्स में, मोर देन थाउजेंड्स लेते हैं। जैसे भारत बायोटेक के फेज 3 ट्रायल चालू है, उसमें 26,000 पीपल्स आर अंडर ट्रायल इन फेज 3। सो उसका क्लोज मॉनिटरिंग भी हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, ये सब पता होता है। सो एवरी वैक्सीन जब ये इतने सारे फेज से जाती है और क्लोज मॉनिटर करके सब हम जो अभी हमको डर है कि क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या उससे कुछ जैसे सुना जा रहा है, वायरल हो रहा है कि ये पेशेंट को ये हुआ है, लेने के बाद किसी को चक्कर आ गया है, किसी को साउथ इंडिया में कोई एक जगह पेशेंट एक्सपायर हुआ है, ये सब क्या है वो, ये इसका पूरा सेफ्टी और साइड इफेक्ट प्रोफाइल सब ये फेज में देखा जाता है। और इसके बाद ही हाईएस्ट अथॉरिटी जैसे ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया इन DGCI इन इंडिया और FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस, और सो ये इसका परमिशन मिलता है। तो एवरी वैक्सीन जब होता है, कोई भी तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, तो इतने सारे फेज में जाके फिर हाईएस्ट अथॉरिटी का परमिशन मिलके बाहर आता है। सो जो वैक्सीन, मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑल वैक्सीन जो तैयार होते हैं, पूरा उसका साइड इफेक्ट एफिकेसी देख के ही होते हैं। और जैसे हाँ, तो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, जैसे देयर आर ऑलमोस्ट 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। जैसे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन मतलब ये जेनेटिक मटेरियल जो रहता है, DNA और RNA, इससे ये वैक्सीन बनती है। जैसे कोरोना वायरस का RNA जेनेटिक मटेरियल है, तो ये वहां से वायरस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन होके वो जेनेटिक मटेरियल का, फिर वो जेनेटिक मटेरियल से ये वैक्सीन होती है। उसमें 2 प्रकार के हैं, जैसे RNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन। RNA वैक्सीन में जो फाइजर एंड बायोटेक एंड मॉडर्ना, जो 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन सबसे पहले आई वर्ल्ड में, अमेरिका में। सो ये अभी उधर जो चालू है यूएस में, फाइजर एंड बायोटेक का, मॉडर्ना का वैक्सीन। दीज आर RNA वैक्सीन्स and these are made from genetic material of the virus. So advantage of this new virus this type of vaccine, that which vaccine made from the genetic material, is that they don't require, मतलब उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, they don't require culture of virus, so very जल्दी, very short span of time में ये रेडी होती है प्रकार की वैक्सीन। DNA vaccine again Innova Pharmaceuticals is US based pharmaceuticals, CanSino Biological and Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biological. These DNA vaccines are giving in China and made from Chinese pharmaceuticals. तो अभी जो जैसे बताया मैंने, ये RNA, ये पिक्चर देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, फोटो। RNA जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है वायरस से, जैसे ये कोविड का RNA लेके फिर बॉडी में पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। पेशेंट में इंजेक्ट करने के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपके अपने पेशेंट्स के शरीर के सेल में जाता है। सेल में जाने के बाद सेल, हमारी जो प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी रहती है, उस 2 प्रकार की रहते हैं, T सेल्स एंड B सेल्स बोलते हैं। तो ये जैसे ये वायरस का प्रोटीन सेल्स में एंट्री करता है, तो हमारी सेल एक्टिव हो जाती है। T सेल्स एंड B सेल्स दोनों मिला के, B सेल्स ये प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस न्यूक्लिक एसिड्स, अगेंस्ट दिस वायरस। तो ये एंटीबॉडी होता है। एंड T सेल्स इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जेनेटिक में इन्फेक्टेड सेल जो हमारे बॉडी में,
वो सेल को डिस्ट्रॉय करती है। सो दोनों प्रकार की इम्यूनिटी इस प्रकार से फाइट करती है वायरस से लड़ने के लिए। सो जैसे अभी नेक्स्ट टाइम अगर वायरस इन्फेक्शन होता है बॉडी में, हमारे कोरोना वायरस जाता है, तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडी रहती है। सो देन वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, those vaccine which are prepared through वेक्टर्स। मतलब इस वैक्सीन में क्या रहता है तो कि जैसे दूसरे वायरस लेते, अदर प्रकार के वायरस जैसे मीजल्स और एडिनो वायरस, उसको लेते, उसको जेनेटिकली इनर मतलब जेनेटिक मेकअप थोड़ा चेंज करते हैं एंड सो दैट प्रोड्यूस कोरोना वायरस प्रोटीन इन द बॉडी। बट अगेन जैसे पहले हमारे सहयोगी सर ने बताया आपको कि वो वीक किया जाता है, जो वायरस रहता है उसको, उसकी जो इन्फेक्टिविटी है, कैपेसिटी उसको सीवियर आजार ने वेक्टर मेडिएटेड वैक्सीन। सो इसका भी पिक्चर देख लेते हैं हम। तो दिस वायरस एडिनो वायरस विच इज उसको क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ा, सो दैट ये डिसीज नहीं करेगा हमको। फिर उसमें कोविड वायरस का स्पाइक्स प्रोटीन्स है, उसको निकाल के हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जीन सीक्वेंस करके उसमें डाल देते हैं। तो वायरस एडिनो वायरस और अदर वायरस इज मिक्स विद, और उसको कंबाइन करके सार्स कोविड स्पाइक प्रोटीन डाल के ये वैक्सीन तैयार की गई है। तो इट इज वेक्टर मेडिएटेड जाएगी, तो ऑलरेडी सेल एक्सप्रेस स्पाइक प्रोटीन रहेगी कोविड के, तो बॉडी हमारी जो शरीर, हमारा इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकार क्षमता है, तो हम हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करेगी ये स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, और हमारे पास एंटीबॉडी रहेगी। जैसे ही नेक्स्ट टाइम या वायरल इन्फेक्शन होगा हमको, तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडी रहेगी, तो हमको डिसीज नहीं होगा। तीसरा प्रकार की वैक्सीन है जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेल वायरस के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल, एनवेलप प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स। जैसे एक दूसरे प्रोटीन से दिस वैक्सीन आर वायरस प्रोटीन फिगामेंट्स और प्रोटीन सेल विच आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी। इसमें भी दो प्रकार रहते हैं, जैसे प्रोटीन सब यूनिट एंड वायरस लाइक पार्टिकल्स। तो नोवावैक्स जो वैक्सीन है अभी ऑलमोस्ट फेज 3 चल रहा है। सो इट इज इट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इन कोलैबोरेशन विद जीएसके, व्हिच इज प्रिपेयर्ड प्रोडक्शन इन द यूएस कर रहे हैं अभी यूएस में। तो इसका भी सेम प्रोटीन निकाल के जो स्पाइक प्रोटीन रहता है, पहले से इसके पहले हमने देखा था कि स्पाइक प्रोटीन जो प्रोटीन रहता है वो वेक्टर के साथ, दूसरे वायरस के साथ ये कंबाइन करके दिया जाता है। इसमें ओनली प्रोटीन पार्ट, सम पार्ट प्रोटीन निकाल के उससे ये वैक्सीन में रहता है ओनली, मतलब पूरा वायरस नहीं रहता है, सम पार्ट ऑफ द वायरस। तो ये अपने शरीर में जब हमको वैक्सीन दी जाती है, तो हमारे सेल में बॉडी में जाने के बाद जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में, उस पे जाके जाती है। फिर उससे हमारी इम्यूनो रिस्पॉन्स जो रहता है वो चालू होता है। हमारी बॉडी उसके खिलाफ, जो प्रोटीन के खिलाफ फाइट करना शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है, जो बी सेल्स रहते हैं हमारे, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और टी सेल्स जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसी प्रकार प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। और चौथा प्रकार का वैक्सीन है जो वायरस वैक्सीन। उसमें जैसे वायरस, पूरा वायरस रहता है बट उसको एटीन्यूएटेड और उसको वीक किया जाता है, वो वायरस को थोड़ा उसकी जो कैपेसिटी है डिसीज करने की उसको, और इनएक्टिव किया जाता है उसको। सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वायरस वैक्सीन, उसमें वायरस रहता है पूरा बट वो इनएक्टिवेटेड रहती है, वो जो डिसीज कर नहीं सकती।
सो इसमें जो हमारी सबसे इंडिया की इंडिजिनस जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है वो वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है विद कोलैबोरेशन विद ICMR, एंड साइनोवैक वैक्सीन है जो प्रिपेयर्ड इन हांगकांग। तो ये देखो जो वायरस को वीक किया जाता है बाय थ्रू किलिंग हिट या सम अदर काइंड ऑफ मैकेनिज्म, तो फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। सेम फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हम पे जाके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फिर हमारी बॉडी इम्यूनो बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, फिर एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। तो इसी प्रकार वैक्सीन काम कर रहे हैं। सो 4 प्रकार की वैक्सीन इन शॉर्ट है। अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल है 2 प्रकार की वैक्सीन जो हम वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ है 16 जनवरी से। तो एक कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पुणे में तैयार हुई है, वो वैक्सीन वेक्टर वायरल वेक्टर मेडिएटेड वैक्सीन है। एंड दूसरी जो भारत बायोटेक से बनी है कोवैक्सीन, वो वायरस से बनी हुई है बट वो वीक वायरस को वीक किया गया है, इसको उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है जो कम कर दी है। सो इसी प्रकार ये मुख्यतः 4 प्रकार के वैक्सीन है। और बाकी तो सब हमारे सहयोगी डॉक्टर गुंजन उपाध्याय ने डिस्कस ही किया है इसके बारे में। इन शॉर्ट ये वैक्सीन लेने के बाद क्या हो सकता है, जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, मतलब लेने के बाद है जो मोस्ट ऑफ द लोग रेडनेस हो सकता है, बुखार आ सकती है, उल्टी जैसे हो सकता है, एंड वीकनेस आ सकता है, हेडेक। ये जो एडवर्स इवेंट है ये हो सकते हैं जो वहाँ मैनेज हो सकते हैं, मतलब दीज आर नॉट सीरियस एडवर्स इवेंट। अभी जहाँ तक वैक्सीनेशन चालू हुआ है हमारे इंडिया में फ्रॉम 16 जनवरी, अभी तक एक ही सीरियस साइड इफेक्ट ऐसा जैसे को वैक्सीन देने के बाद एक्सपायर, बट बाद में पता ये था आज का मेरा जो विविध प्रकार के वैक्सीन और उसके सेफ्टी प्रोफाइल। सेफ्टी के बारे में तो वही है कि कोई भी प्रकार की वैक्सीन जब तैयार होती है तो उसके अलग अलग फेज में सब सेफ्टी साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल मॉनिटर होता है, सब किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल्स सब होने के बाद वो वैक्सीन बाहर आती है। तो और दूसरा, हाँ, जो हमने जैसे मैंने फर्स्ट डे पे वैक्सीन लिया है कोविशील्ड, तो मेरा अनुभव है कि मुझे तो कुछ हुआ नहीं, बट मेरे आजू बाजू में जितने डॉक्टर थे जिन्होंने लिया है, हॉस्पिटल स्टाफ ने लिया है, किसी को भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आप सब ये जो वैक्सीन है इंडिया में चल रहा है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, बिल्कुल कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है अभी, बट वो भी ये इमरजेंसी बेसिस पे वो उनका ले लिया है। बट जितने पहले फेज 1 फेज 2 हुआ है उसमें भी ऐसा कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं हुआ है। बस जो पेशेंट को, जैसे जो लोगों को एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी होती है कुछ चीजों की, उनसे थोड़ा उन्होंने ध्यानपूर्वक थोड़ा उधर ऑब्जर्वेशन करना रहता है वैक्सीन लेने के बाद। तो सभी जनों को वैक्सीन लेने के बाद वहाँ वैक्सीनेशन साइट पे, वैक्सीनेशन सेंटर पे हाफ एन आवर हमको मॉनिटर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। उसके बाद ही हमको वहाँ से हम जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से जो वैक्सीनेशन शेड्यूल चालू किया है इंडिया में, बहुत अच्छी तरह से पूरा सेफ्टी मॉनिटरिंग करके ही चालू किया है। तो मेरा कहना है, मैं आपको कहूँगा कि सब जब आपका
आएगा, जब अभी तो जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर है, जैसे हॉस्पिटल स्टाफ, जैसे पुलिस कर्मी, उनको जब वैक्सीनेशन चल रहा है ये फेज में, जब नेक्स्ट फेज में आपका आएगा तो सब ने विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी मिथ्स और मिस कंसेप्शन, सब ने ये वैक्सीन लेना चाहिए। तो मेरा टॉपिक हो गया है। आपको किसी को किसी प्रकार की विविध प्रकार के वैक्सीन और सेफ्टी प्रोफाइल पे कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बालाजी तुपेकर। दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग टॉक। एंड मैं इसमें ये जानना चाहूंगी सर कि क्या आप ब्रीफली हमें बता सकते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो 2 प्रकार की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल करवाई हैं, तो इनके दोनों के जो साइड इफेक्ट्स हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए? ऑब्वियसली ये ऐसा है कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल्स में है अभी भी, बट बिकॉज इमरजेंसी बेसिस पे उसको वैक्सीनेशन में अप्रूव कर दिया है वैक्सीनेशन के लिए। उसके जो 26,000 पीपल अभी भी फेज 3 ट्रायल्स में हैं, उसमें से अभी तक जो मैंने पढ़ा है जैसे या उसके साइट पे पढ़ा है, तो एज कंपेयर टू कोविशील्ड, कोवैक्सीन में थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस है। मतलब जो फर्स्ट 2-3 डेज में हमारा वैक्सीनेशन हुआ 16, 17, 18 में जनवरी में, तो जो पहले जैसे दिल्ली में या वेस्ट बंगाल में 1-2 जगह इवेंट हुए, वो दो एलर्जिक रिएक्शन हुए, वो कोवैक्सीन लेने के बाद ही हुए। तो यही हमको अभी तक का डाटा अवेलेबल है। तो बस इतना ही है इसके बारे में। कोविशील्ड तो अभी तक ऐसा मेजर साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है कोविशील्ड लेने के बाद। ओके, थैंक यू सर। सर डॉक्टर गुंजन उपाध्याय सर, आपसे एक सवाल था मेरा। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको अभी फर्स्ट फेज में वैक्सीन दी जा रही है, सो ये क्या ये वॉलंटरी बेसिस है या ये मैंडेटरी है हेल्थ वर्कर्स के लिए? और एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कि जो कोविन ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा और उस कोविन ऐप के जरिए आपको 3 बार मैसेज जाएगा 4 वीक्स के अंदर पे, कि फर्स्ट टाइम अगर आप नहीं ले पाए हैं किसी वजह से, तो 4 वीक्स के बाद आपको फिर से कांटेक्ट किया जाएगा मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा। एंड अगर सेकेंड टाइम भी आप नहीं ले पाए हैं तो फिर आपको 4 वीक्स बाद फिर से एक बार कॉल किया जाएगा। सो देयर विल बी 3 times you will be contacted after your registration and then you will be given the vaccine. So is it going to be same for the other phases also, for people who are being covered in the other phases, common people? अभी हमको मैंडेटरी नहीं कहा गया है, इट इज वॉलंटरी। सबको ऐसा फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही है। और जो रजिस्ट्रेशन भी है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमको इंटीमेट किया जाता है कि आपको आपका वैक्सीनेशन का शेड्यूल इस डेट पे आप योर वैक्सीनेशन हैज बीन शेड्यूल्ड and you have to be present on the vaccination center on this date and this time. So if you are not being vaccinated, then they don't bring you forcefully to the vaccination site. So that will not be the case with any of the person. So mostly it is against the human rights. Right. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जबरदस्ती वैक्सीनेट किया जाएगा। इनफैक्ट जब हमारी मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी और जब बात हो रही थी सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और सब लोगों के बीच में, तो ये अगर हमको कहा गया है कि फर्स्ट फेज में जब हमको वैक्सीनेशन दी जा रही है सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को और स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को, तो हमें एक वैक्सीन लेनी है। हमें ये मौका भी दिया गया है क्योंकि हमने सारा काम किया है इस पूरे पेंडेमिक में, और अभी वैक्सीन लेने की बारी आ रही है। तो जब लोग उससे बच के भाग रहे हैं, मतलब उससे अचका रहे हैं लेने से, दे आर हेजिटेटिंग, तो नाउ वी हैव टू सेट एन एग्जांपल, वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वी हैव टू मोटिवेट अदर्स। और जैसे कि मैंने तो फर्स्ट डे 16 को ही वैक्सीन ले ली थी,
but there are so many others in the society, other hospitals, in our own hospital too, whom we have to motivate and we have to tell them कि आपको वैक्सीन लेनी है. Why the people are even asking that why the person from political background or other are not taking vaccine first? आप क्यों हमें बोल रहे हो? Then there was a very good answer given from some of the person from political background only. अगर वो लोग पहले वैक्सीन ले लेते हैं suppose, then people from those who have worked in this whole pandemic, they will again question कि जिन लोगों ने काम किया है पूरे टाइम और जो लोग अभी भी काम करें, अभी कोविड महामारी पूरी नहीं हुई, अभी भी पेशेंट्स आते हैं, रिस्क अभी कम नहीं हुआ है और अभी उनको काम करना है. अभी हमने जंग जीत नहीं ली है, अभी भी जंग जारी है और अभी विंटर खत्म होते हैं, जैसे फ्लू का सीजन होता है जो जिससे हम स्वाइन फ्लू जैसे की बात करें तो वो विंटर स्टार्ट होने में और विंटर खत्म होने के टाइम पे बहुत ज्यादा केसेस मिलते हैं. इस साल स्वाइन फ्लू के केसेस कम आए हैं, कोविड के केसेस ज्यादा रहे हैं. तो अभी हमें पता नहीं है आगे भी क्या चलेगा और वी होप कि अभी कोविड के केसेस नहीं बढ़ेंगे, बट हमें ध्यान रखना है. तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सामने से वैक्सीन ना देके और उनको रोक के, अगर कोई अन्य लोगों को वैक्सीन अगर पहले दी जाए और उनको बोला जाए कि आप एक सामने से आके लीड करें और बी एग्जाम्पल सेट कर दूसरों के लिए, तो ये गलत बात है. तो the frontline workers will have to take the vaccine first. They are given chance and they have to set an example for the other people. अगर वो लेंगे वैक्सीन और वो अगर दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे तो जो विश्वास दूसरों के अंदर पैदा होगा, that will be a different one. दूसरे लोग अगर वैक्सीन पहले लेंगे, especially from those who are having some benefit to have, especially from a political background, then people will again question that why are they doing such things? Do they have some other gains or not? तो उनके इसके पीछे मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है और इसमें कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है उनका. इसलिए किसी को ये सोचना नहीं है कि आप क्यों वैक्सीन ले रहे हैं. ये पूरे विश्व में एक समान सोच है सबकी और लोग ये भी सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं पहले, अब किसी और को लेने देते हैं और क्या होता है देखने के बाद हम देखेंगे, अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो हम लेंगे. ये वैक्सीन कहाँ भागी जा रही है. पर ये प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड मैंने नहीं रखी थी, पर आज अभी 2 मिनट में बोल देता हूँ, क्योंकि वैक्सीन तभी काम करेगी जब एटलीस्ट 60 to 70% लोगों को एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी मिलेगी. तो लेवल ऑफ इम्यूनिटी या तो सबके अंदर वायरस जाएगा बीमारी के रूप में या वैक्सीन के रूप में, तभी जाके मिलेगी. तो या तो सबको बीमार होना पड़ेगा या तो सबको वैक्सीन लेनी पड़ेगी. अभी हम देखें कि हमारा देश कितना बड़ा है और मेजर जो पॉपुलेशन है स्टिल अभी भी विलेज में रहती है. आज ये हमारा जो अगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, वेरियस वेबिनार्स में जितने भी ऐसे डिस्कशंस होते हैं, जो लोग भी सुनते हैं, मेजॉरिटी सब लोग अर्बन एरियाज में ही सुनते हैं. जो भी डिस्कशन होते हो, जो इवन जो अफवाहें हैं वो गांव तक पहुंचती है, पर जो अच्छी बातें हैं वो गांव तक नहीं पहुंचती. तो इवन अगर हम सबको मोटिवेट भी करेंगे तो मोटिवेट होने वाले लोग, ज्यादातर जो सुनने वाले लोग हैं वो शहर के लोग हैं. अगर वो लोग ही वैक्सीन नहीं लेंगे तो अगर हमें 2/3 लोगों को भी वैक्सीनेट करना है तो वो शहर से ही आएंगे. मेजोरिटी गांव में जाएंगे तो भी हम इतना जो टारगेट है हमारा देश में 60% लोगों को वैक्सीनेट करना है. ऑलरेडी हमने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करना है, तो ऑलमोस्ट 20-25% लोग तो निकल गए पूरे देश में से. और कितने लोगों को हमने निकाल दिया, प्रेग्नेंट वुमन को निकाल दिया और काफी सारे लोग जो हमने देखा पहले कि जो लोग वैक्सीन में अभी फिट नहीं होते हैं, तो वैसे ही हम ऑलरेडी 30% लोगों को निकाल चुके हैं कि जो वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, जिसको वैक्सीन देनी ही नहीं है. तो बचे हुए लोगों में से भी अगर लोग सामने से हट रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी है, तो एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कभी कर नहीं कर पाएंगे. तो ये नहीं देखना है कि
दूसरे क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है कि नहीं। पहले आप करने से अगर हम ये खुद के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच के नहीं करना है, हमें ये सोच के करना है कि हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और ये एक ही चीज जो हमने पहले भी देखी थी जब से ये महामारी शुरू हुई तब से, कि अगर सब साथ में मिलकर करेंगे तभी ये अच्छा होगा। एक हमने खुद ने वैक्सीन ले ली तो हम अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। कि अभी आगे भी स्टडी होंगे, वैक्सीन लेने के बाद भी स्टडी होंगे कि वैक्सीन कब तक इफेक्टिव है। अभी ट्रायल्स ये भी शुरू हो गए हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में इसके अंदर एंटीबॉडी लेवल्स कब तक रहते हैं। तो आपको दूसरा बूस्टर डोज, ये 2 डोज खत्म होने के बाद में भी अगर नेक्स्ट वैक्सीन कब लेनी है, कि 1 साल बाद लेनी है, 1.5 साल बाद लेनी है, 2 साल बाद लेनी है, तो उसके लिए भी स्टडी करने पड़ेंगे। जब इंसान पहली बारी में ही वैक्सीन लेने से मना कर रहा है तो उसके नेक्स्ट डोज की स्टडी कैसे कर पाएंगे। तो जब तक एटलीस्ट 60% यानी और 2/3 ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीन नहीं ले लेती, क्या उसके अंदर किसी भी तरह से वायरस पूरा चला नहीं जाता। ये जो हमारा ड्रीम है कि हम कोरोना को एक महामारी के बाहर निकाल, मतलब वी आर आउट ऑफ पेंडेमिक, वो सिचुएशन से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वी हैव टू मोटिवेट ऑल द पीपल, ईच एंड एवरीवन। एंड इट्स टाइम, जो फेजिक मैनर में हमने गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो to make success each one of those who falls in their own respective phase, they have to get vaccinated, and no one should come out without being vaccinated. And ऐसा नहीं है कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि चलो हमारे पास पैसे हैं तो हम देखते हैं कौन सी वैक्सीन काम कर रही है, कौन सी अच्छी वैक्सीन आएगी, चलो पहले 4-5 वैक्सीन को आने देते हैं मार्केट में और जो अच्छी होगी वो लेंगे। अभी ऑप्शन नहीं है कि जैसे जहां पे जो वैक्सीन मिलती है वही लेनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ही सप्लाई हो रही है, प्राइवेट मार्केट में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो दिन है वो कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मेडिकल स्टोर पे जाओ या फिर कहीं पे प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर से लेके आपके पास 4-5 वैक्सीन के ऑप्शन होंगे, कोई 500 की होगी या कोई 2000 की होगी या कोई 10,000 की होगी। तो पैसे वाले लोग बोलेंगे लाओ मुझे 10,000 की दे दो, गरीब लोग होंगे वो 500 की ले लेंगे, या और जो एकदम गरीब होंगे वो गवर्नमेंट की ले लेंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, और ऐसे होने की राह भी नहीं देखनी है, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें साइमल्टेनियस वैक्सीनेशन और सबका साथ जो एपिडेमियोलॉजी का भी इम्पोर्टेंस बहुत है। इंडिविजुअल वैक्सीनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि सब लोग एक साथ वैक्सीन ले, तभी जाके जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो जाके ब्रेक होगा और जो पेंडेमिक है वो खत्म होगा। जो इंडिविजुअल वैक्सीनेशन है, जो बाई चॉइस वैक्सीनेशन है, वो बहुत बात की बात है। तो जो लोग पहले आप की बात कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल मैसेज था कि वो ये सोच के वैक्सीन का परहेज ना करे कि मैं बाद में लूंगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग इट। एंड आप दोनों डॉक्टर्स का अभिनंदन कि आपने वैक्सीन ली है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे परिजन इससे मोटिवेट होंगे, और जो बहुत सारी शंकाएं थी मुझे लगता है बहुत हद तक उनका सोल्यूशन हमें मिल गया है। मुझे लगता है और भी सवाल खड़े होते रहेंगे, और भी सवालों के जवाब हमें चाहिए होंगे। मैं अभी अपने परिजन से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जिनके भी कोई प्रश्न हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, जिनके आंसर हमें नहीं मिले हैं, अगर वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर वरुण। हाँ, एक प्रश्न चैट में आया है कि कौन सा वैक्सीन ले, अगर प्राइवेट मार्केट में कब तक आएगा वैक्सीन, और कौन सा वैक्सीन ले, कोवैक्सीन ले या फिर ये अपना कोविशील्ड ले, कौन सा ले, अगर प्राइवेट मार्केट में कब तक आएगा, और कौन सा वैक्सीन का चॉइस करे दोनों में से? ये अभी बताया सर मैंने कि प्राइवेट मार्केट में ये वैक्सीन कब तक आएगा, दैट इज नॉट श्योर कि इसको आने में शायद 1 साल 2 साल भी लग जाए। और एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी तो आपको जिस जोन में जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो कोल्ड चेन वगैरह जो है, जो वैक्सीन को पहुंचाने की जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के पास, उसके हिसाब से जो वैक्सीन जहाँ पे पहुंचाने की उनकी सुविधा होगी उस हिसाब से वो वैक्सीन भेजेंगे, और खाली गवर्नमेंट के माध्यम से ही वैक्सीन मिलेगी।
प्राइवेट की अगर बात करेंगे तो उसको लगने में कम से कम जो ये 4 फेज खत्म होंगे, वो 4 फेज खत्म होते में, जैसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स है तो वो 1 करोड़ है जो हमने बात की। बाकी के जो सेकंड नंबर पे देखा गया तो वो 3 करोड़ लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो कोविड सहायक उनको मिल, वो 1 और 3-4 करोड़ लोग वो हुए। बाकी 27 करोड़ लोग हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं, तो 30 करोड़ लोग, 31 करोड़ लोग तो इतने ही हुए पूरे देश में। उसके बाद में अगर हम नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स को गिनते हैं कि जो 18 से 50 साल के बीच के हैं, तो वो उनको मिला के अगर हम देख लेंगे वो 60-70 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, और सबको वैक्सीन देनी है, तो इतना करते करते भी हमें कम से कम 1 साल से ऊपर निकल जाएगा। और उनमें भी अभी इतना रेजिस्टेंस है कि जो वो लोग भी इतना परहेज कर रहे हैं कि जैसे पहले वैक्सीन दी जाती थी चिकन पॉक्स की या स्मॉल पॉक्स की, या इवन अभी हम सोचेंगे कि रिसेंटली भी देखें कि पोलियो को हमने थोड़े साल पहले ही देश से एलिमिनेट किया, इरेडिकेट किया। तो 2 बूंद पोलियो के अगर पिलाने जाने होती थी गांव में, तो भी जैसे पूरी वायलेंस हो जाती थी। तो इस वैक्सीन के अंदर भी अभी आगे बहुत चैलेंजेस है। तो जैसे 30 करोड़ लोग तो खाली फेज 1 और 2 में ही आ गए हैं, और फेज 3 में जाते ये संख्या 60 करोड़ तक जाएगी। तो इतने करते करते सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही समय इतना लगने वाला है कि उनको बहुत चैलेंजेस है। तो प्राइवेट मार्केट में कब वैक्सीन आएगी इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और बहुत सी स्टेट्स ने है अभी ये भी अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट थ्रू उनको वैक्सीन पूरे स्टेट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट न्यूज चैनल्स पे आ रही है। कुछ एक स्टेट्स ने ऐसा भी अनाउंस किया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन जो उनके अंदर का रहता है, मे बी अदर स्टेट्स विल आल्सो अनाउंस सच थिंग्स। सो इसके आधार पे चॉइस करने के लिए आप वेट मत करें, आपको जो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है वही ले ले। बिकॉज एफिकेसी सेफ्टी वाइज अभी तक के एक्सपीरियंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है। जैसे कि बालाजी सर ने बताया, एलर्जिक रिएक्शन जो है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि थोड़ा सा ज्यादा है कोवैक्सीन में, तो वो बिकॉज कि उसके अंदर जो सॉल्ट यूज किया गया है एडजुवेंट में, एल्यूमिनियम सॉल्ट यूज किया गया है, और इसके अंदर एक प्रोटीन सॉल्ट यूज किया गया है एडजुवेंट में कोविशील्ड में। तो एल्यूमिनियम सॉल्ट बहुत पुराना एक इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट है जो बहुत सी वैक्सीन में पहले से भी यूज किया जाता है, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा डेवलप हो बॉडी के अंदर। वो नहीं यूज करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा कम डेवलप होता है, और वो यूज करने से थोड़ा ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। तो काफी सारे लोग इससे एलर्जिक होते हैं, तो माइल्ड सा रिएक्शन आता है। ऐसा किसी को एनाफाइलेक्सिस आके, मतलब जो एकदम से बहुत जोरदार एलर्जी आके किसी की जान चली गई हो, ऐसा कभी किसी को नहीं हुआ है। और जो कोई भी रिपोर्ट अभी तक आई है कि किसी की जान गई है, तो वो ये साबित नहीं हो पाया है कि वो वैक्सीन से हुआ है। इसलिए ऐसा तो नहीं बोल सकते। इवन जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन बच्चों में भी सेफ है, इसलिए आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी वैक्सीन बेटर है। तो फिलहाल जो अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, यही अभी के लिए तो यही आंसर है। एक क्वेश्चन गौरव भैया ने मीन्स ऐसा पूछा है कि अगर सपोज कोरोना पॉजिटिव हो गया है 2 महीने 3 महीने पहले, तो भी वैक्सीन ले या वैक्सीन ना ले, और अगर नॉर्मली कोरोना हुआ है तो कितने महीने तक एंटीबॉडीज रहती हैं, वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कोरोना जिनको हो गया है उनको, या जिनका कोरोना हो गया एंटीबॉडी और टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है? अभी नॉर्मली गवर्नमेंट ने जब उनकी तरफ से प्लान किया वैक्सीनेशन, तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम सबका एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि उनमें इम्यूनिटी कितनी है और उनकी एंटीबॉडी लेवल्स कितने हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो एक सामान्य रूप से अगर हम देखा जाए तो ये एक सेफ्टी बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको कोरोना से आप पूरी तरह से ठीक होकर घर पे आ गए हैं, और कोरोना ठीक होने के बाद में 1 महीना अगर हम जाने दें, जो हम मानते हैं कि अगर आपको प्लाज्मा डोनेट करना है तो वो एक सेफ पीरियड माना जाता है कोरोना से होने के 1 महीने बाद का। डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव से 1 महीने बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी जनरली अच्छी मात्रा में होते हैं, और उसके बाद उस वक्त में हम चेक कर सकते हो कि एंटीबॉडीज है कि नहीं। तो कुछ लोग जो ज्यादा
अपना चेक करवा के लेना चाहते हैं वैक्सीन, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो अपनी एंटीबॉडीज लेवल चेक करवा सकते हैं, और वो अगर कम है तो वो उसी समय वैक्सीन ले सकते हैं। अगर एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में है तो वो महीने के अंतर पे वेट करके एंटीबॉडीज चेक करवा के वैक्सीन ले सकते हैं, जब एंटीबॉडीज ड्रॉप हो रही है तब। पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो हमारे एम्स के डायरेक्टर है गुलेरिया सर जी, उन्होंने क्लियर बताया कि अगर ये एक्सरसाइज नहीं करनी है कि आपको हर महीने एंटीबॉडी चेक करवाना और देखना है कब आपकी इम्यूनिटी डाउन जा रही है और फिर जाके वैक्सीन लेना, तो आप सेफली, आप जब अच्छे हो जाते हो कोरोना होने के बाद, और मिनिमम 1 महीना आप कोरोना से ठीक हो गए, 1 महीने बाद कभी भी आप वैक्सीन ले सकते हो बिना एंटीबॉडी को देखे हुए कि आपके अंदर एंटीबॉडी है या नहीं है। पर आप कोरोना हुआ है तो 1 महीना आप उसको जाने दो ठीक होने के बाद। डॉक्टर बालाजी से क्वेश्चन पूछा है कि आज अपने ये एक अपने डॉक्टर परिजन है, उनको भी वैक्सीन मिला है, सो घर पे जाने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी है? यानी आज मुझे वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन के बाद मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं घर पे, और इमीडिएट 2-3 दिन तक क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? डॉक्टर बालाजी। यस मैं, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। हाँ, प्रिकॉशंस ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व करने का। जो साइड इफेक्ट्स, प्रोबेबल साइड इफेक्ट जैसे है, नॉर्मली पेन होता है जो जहां हमने वैक्सीन लिया है एट इंजेक्शन साइट्स, तो वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग कुछ आ रहा है क्या, अगर कुछ बढ़ रहा है, कुछ नौजिया वोमिटिंग कुछ ज्यादा हो रहा है, पेशेंट को हेडेक वगैरह हो रहा है, ऐसे कुछ जो साइड इफेक्ट्स है, अगर वो ऑब्जर्व करने का है बस, होता है। और वो जैसे लग रहा है आपको कि वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो तुरंत जो आपको नंबर दिया जाता है वैक्सीनेशन के बाद एक वैक्सीनेशन सेंटर पे, कि आप यहाँ पे जो जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो तुरंत ये नंबर पे कॉल करके बताइए। तो बस वो उनको फोन करके इन्फॉर्म करने का है। ऐसा प्रिकॉशन कुछ ये करने का नहीं, वो करने का या एक्सरसाइज करने का, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व करने का। अगर होते हैं साइड इफेक्ट्स तो ये जो आपको नंबर दिया जाता है उस पर इन्फॉर्म करने का है। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन जो मीन सबके मन में है, वो पूछ रहे हैं गुंजन भैया कि ऐसा समय कब आएगा जब फिर से हम लोग सब एक साथ मिलके एंजॉय कर सकेंगे, यानी हम कब यानी एक खुल कब सकेंगे, यानी ये कब खत्म होगा एक्चुअली? और ये मीन्स कोरोना तो आप बोल रहे हैं जैसे हमको उनके साथ जीना है, मगर ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस है, 2 गज की दूरी, मास्क, ये कब खत्म होने वाला है एग्जैक्टली? और एग्जैक्टली इंडिया में कब हम सब एक साथ मिल सकते हैं, कोई बड़ा इवेंट कर सकते हैं? ये कब ऐसा समय आएगा? ऐसा आप एचओडी हैं तो आप लाइट डालें इस पर। नहीं, कम से कम 1 साल अभी हमें राह दिखनी चाहिए, क्योंकि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अभी। पहले हम अपनी हमारा फर्ज पूरा करें। हमने अभी तक काफी तरह से अपना सहयोग दिया है, पूरे तरह से सारे नियम को फॉलो करके। तो अभी भी हमें थोड़ा थोड़ा नियम को फॉलो करना है, और जो अभी कुछ चीजें बाकी है करनी वो पूरी करें। और जहां तक अभी हम देख रहे हैं, हमारे भी कई सारे परिजन जो अलग देशों में है, और जो अभी हम देख रहे हैं कि वो लोग भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि अभी देश में से केस कम हो रहे हैं तो वायरस चला गया है। अप्रोक्सीमेटली कहे तो अभी हमें 2021 में भी थोड़ा ध्यान रखना है, और हम मान सके तो ये अगली दिवाली के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो पाएंगे, अगर हमने दिवाली तक में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से उसमें अच्छा सहयोग दिया और थोड़ा परहेज भी रखा, जो हम कहते हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और हैंड हाइजीन वगैरह से अच्छा फॉलो किया, तो उसके बाद हम देखें तो अगला साल जो नया साल है वो काफी अच्छा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से हम एंड करेंगे। ये मींस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, हम अपने स्पेशलिस्ट से, दोनों भैया से आपके आंसर्स ले लेंगे, क्योंकि 4:30 से गर्भ संस्कार का सेशन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं गुंजन जी, आप इसका आंसर बताएं कि अगर कोई वैक्सीन लेता है तो वो कब तक उसके अंदर इम्यूनिटी रहेगी, यानी ये वैक्सीन से हम कब तक सेफ हैं? ऐसा 2 डोज ले लिया तो कब तक हम सेफ हैं?
अभी तक जो उन्होंने स्टडीज के जो फैक्ट शीट जो उन्होंने बाहर दी थी, और उसके बाद में जो उनके इंटरव्यूज हुए थे, तो वहाँ प्रिलिमिनरी डेटा ऐसा बता रहा है कि मिनिमम 6 मंथ्स जो है वो तब तक तो वो इफेक्टिव है ही। और जैसे मैंने अभी बात किया कि ट्रायल्स ऑलरेडी उन्होंने चालू कर दिए हैं, जिसमें रिक्रूट भी कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, और यहाँ पर भी ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स में रिक्रूट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मतलब उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज हर महीने पे, या फिर उन्होंने अलग अलग टाइप के ट्रायल्स है, किसी किसी में हर 15 दिन या किसी किसी में हर महीने वो लोग वैक्सीन के बाद में बॉडी के अंदर एंटीबॉडी लेवल्स कितने रहते हैं वो चेक करना, उसमें वो देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फेज 4 ट्रायल्स जो कहते हैं। तो फेज 4 ट्रायल्स में पता चलेगा एग्जैक्टली कि हमें दोबारा वैक्सीन कब लेनी है। यानी जो दो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जो ये है 2 डोज का, उसके बाद में जो बूस्टर डोज है वो कब लेना है वो पता चलेगा। पर फिलहाल ये एक प्राइमरी स्टेटमेंट जो हमें अभी मिला है उसके हिसाब से 6 मंथ्स तो अभी काफी है। ये सेशन एंड कर रहे हैं हम। मैं डॉक्टर अनीता दीदी को कहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। उससे पहले भैया अपने साथ बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन भी जुड़ रही हैं, उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए अभी कोरोना के लिए क्या प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस लेने हैं, प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस, और प्रेग्नेंट वुमन को कोरोना हो जाए तो क्या करना है, और उनके वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट का थोड़ा बता दीजिए। प्रेग्नेंट वुमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि उनको जो बचना उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग है, क्योंकि उनके लिए सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि उनके लिए ना कोई दवाई है जो जैसे कि जो हम इंजेक्शन एंटीवायरल से रेमडेसिविर या दूसरी ओरल एंटीवायरल से वो ना दे सकते, उनको नहीं दे सकते, और ना ही उनके कोई अन्य अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं उनको दे सकते। तो उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो पूरी की पूरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है आफ्टर बीइंग डिसीज। तो जब उनको डिसीज होता है तब उनको पूरा सपोर्ट पे ही रखा जाता है। इसलिए उनके लिए और उनके बेबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही रहती है कि वो सबसे पहले तो सारी की सारी प्रिकॉशन ले, और हो सके तो वो बीमार ना होए। तो अगर वो बीमार हो जाते हैं तो एक्सपर्ट जगह पर जाए, घर पे होम केयर में ज्यादा रहकर एक्सपेरिमेंट ना करे, और वो आग्रह ना रखे कि मैं घर पे ही ट्रीटमेंट लूं, जो कि आजकल बहुत लोग को ये रहता है कि हमें घर पे ही रहना है और होम ट्रीटमेंट लेनी है। बेहतर है कि वो अंडर केयर किसी के सुपरविजन में ट्रीटमेंट ले, और जैसे ही उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट हो, ऐसा कुछ लगे तो स्पेशलिस्ट सेंटर में या फिर टर्शियरी केयर हायर सेंटर में जाके अच्छे से ट्रीटमेंट कराए, तो बेस्ट उसमें से आउटकम उनको मिलने की संभावना है। और जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो आयुष द्वारा रिकमेंडेड है, जो बेबी को डैमेज नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए वो रेगुलर रूप से प्रयोग करें, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहे, और नॉर्मल डाइट वगैरह जो है उनका काफी अच्छा रखे, हीमोग्लोबिन वगैरह अच्छा रखे, खाना पीना अच्छा रखे, पूरा ध्यान रखे अपनी तबीयत का, उनकी इम्यूनिटी बनाए रखे, ताकि वो आगे चल के इस वायरस का शिकार ना बन पाए। वही मेन चीज है उनके लिए। धन्यवाद भैया। डॉक्टर बालाजी, आप थोड़ा 30 सेकंड में जो भी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क है आप भी दे दें थोड़ा, डॉक्टर बालाजी। यस। हाँ, तो मैं वही बोलूंगा कि सभी लोगों को जब उनका नंबर आएगा वैक्सीनेशन के लिए, अभी तो फ्रंट लाइन वॉरियर और इनके लिए चल रहा है वैक्सीनेशन, तो बिंदास किसी भी तरह का भय मन में कि ये होगा एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, क्योंकि न्यूज में रोज हर रोज कुछ ना कुछ आते रहेगा। जैसे हमने रिसेंटली सुना था कि नॉर्वे में फाइजर का वैक्सीन लेने के बाद 23 लोगों का डेथ हुआ था, जो नॉर्वे में। तो बट वो उसका बाद में पता चला कि वो ऑल वेयर जो ऑल ऑफ देम वेयर मोर देन 18 इयर्स ओल्ड के थे, उनको अदर डिसीज भी थे, कार्डियक डिसीज। ये तो ऐसे अफवाह पे या ऐसे कुछ प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बिंदास रह के, और जो अपना प्रोटोकॉल्स है, हैंड हाइजीन, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस,
वियरिंग मास्क एट पब्लिक प्लेसेस, ये सब पूरा वैक्सीन इवन किसी ने लिया भी है तो भी ये कंटिन्यू मेंटेन करने का है और मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लेने का है, ये मेरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं कंक्लूडिंग के लिए डॉक्टर अनीता गोले, फिर ये सेशन एंड करते हैं हम। थैंक यू वरुण। कोरोना वायरस ने हमें एक ग्लोबल पैंडेमिक के रूप में अटैक किया। पूरा साल हमारा बहुत ही घबराहट, चिंता और घबराहट में गुजरा, ना ही सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर लेकिन हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत सालों पीछे पहुंच गई। इसके साथ साथ हमारे मेंटल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स पे कोरोना ने अफेक्ट किया है। अब वैक्सीन आने के बाद आशा की किरण हमें दिखाई दी है, पर उसके साथ जो भ्रांतियां, जो शंकाएं जुड़ी थी, आज उनका सॉल्यूशन हमने कुछ हद तक पा लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर गुंजन उपाध्याय सर को और डॉक्टर बालाजी तुपेकर सर को आज हमारे साथ यहाँ इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय और नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आशा करती हूँ हमारे परिजन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत संख्या में आज हमारे साथ जुड़े हैं। आशा करती हूँ कि उनके भी काफी शंकाओं का समाधान मिला होगा। मैं आज का सेशन एंड करती हूँ आज यहाँ पर। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव, धन्यवाद। मैं दीदी आपका, सारी पार्टिसिपेंट्स का, गुंजन भैया का, डॉक्टर बालाजी भैया का, सबका धन्यवाद देता हूं। और मेरे को कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं कि दोनों स्पीकर्स के अगर प्रेजेंटेशंस पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए तो इसको वाइडली सर्कुलेट करके लोगों के मन में जो डाउट्स जो थे, जो आज अटेंड नहीं कर पाए, उन तक भी हम पहुंचा सकते हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। मेरे को कितने चैट में थैंक्स के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं दोनों स्पीकर्स को अपना वैल्यूएबल टाइम, नॉलेज देने के लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और जो भी मैं अभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारा